नमस्कार साथियों, मैं दिवाकर दवे 22 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली क्लास में हमने करंट जीके, राजस्थान के करंट जीके से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस किया था। आज उसी कड़ी में हम अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगामी आपको वीडियो मेंस में और अन्य जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पेपर में अवश्य दिख सकते हैं। तो बने रहिए अगले कुछ समय के लिए मेरे साथ में। पहला प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जाती है, उन योजनाओं में कुछ फ्लैगशिप योजनाएं भी होती है। उसी संबंध में पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 में देय बेरोजगारी भत्तों की दरों के लिए सही समूह क्या है? मुख्यमंत्री द्वारा जो युवा संबल योजना चलाई जा रही है, जैसा कि आपको पता है कि बेरोजगारी भत्ते में अब एक नया सिस्टम बना दिया है कि आपको बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है। उस इंटर्नशिप के आधार पर ही आपको बेरोजगारी भत्ता देय होता है। इसका जो सही समूह है वो पुरुष लाभार्थी के लिए 4,000 रुपये और महिला लाभार्थी के लिए 4,500 रुपये प्रतिमाह। इसके अलावा विशेष योग्यजन के लिए भी 4,500 रुपये प्रतिमाह का प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नवंबर 2021 में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2021 में प्रदेश के किस शहर को क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड प्रदान किया गया है? हमने पिछले कई समय से देखा है कि राजस्थान में जब भी स्वच्छता और क्लीनेस्ट या बहुत ज़्यादा अति सुंदरता के बारे में अगर और जो साफ सुथरे के मामले में जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो उसका आंसर हमने डूंगरपुर को देखा है और यही इसका आंसर है। इस बार भी नवंबर 2021 में जो केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग आई है, उस रैंकिंग में डूंगरपुर को जो राजस्थान के अंदर सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। वैसे काफी समय से हम देख रहे हैं कि 2 से 3 बार में ऐसा हुआ है कि जो इंदौर है वो स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में सर्वोच्च ऊपर रहा है, राजस्थान में डूंगरपुर। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2021 में प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण पुरस्कार राजस्थान के किस गैर सरकारी संस्थान को प्रदान किया गया है? यहां पर जो बात हो रही है गैर सरकारी संस्थान की बात हो रही है, मतलब एक एनजीओ की बात हो रही है। वो कौन सा एनजीओ है जिसको यह पुरस्कार दिया गया है? उस एनजीओ का नाम क्या है? प्रथम राजस्थान। प्रथम राजस्थान, इसको इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण शांति पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द के लिए भी काफी काम किया है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल औद्योगिक जोन रीको द्वारा कहां स्थापित किया जाएगा? ये बात हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल औद्योगिक जोन की। वर्तमान में जो पेट्रोल और डीजल के लिए जो सब्स्टिट्यूट ढूंढा जा रहा है उसमें सीएनजी और इलेक्ट्रिकल एक नए सब्स्टिट्यूट के रूप में उभर के आए। उसी सब्स्टिट्यूट के तहत राजस्थान में इस अवसर को भुनाने के लिए एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल जोन जो स्थापित किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है? करौली औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी के अंदर यह स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से जयपुर जिले के चौंप गांव जो चर्चा में रहा है, जिसका संबंध में कौन से कथन सही है? अपने चौंप गांव पिछले भी क्लास में इसका डिस्कस किया था। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम विश्व का कहां बनने जा रहा है? ये बनने जा रहा है चौंप गांव, जयपुर जिले के अंदर बनने जा रहा है। ठीक है, और दूसरे की बात करेंगे तो विश्व का दूसरा जो सबसे बड़ा स्टेडियम है, दूसरे की बात की थी हमने, ये तीसरा, और दूसरे की बात की थी तो वो कौन सा था? मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और जो पहला है वो हमें सबको पता है मोंटेरा स्टेडियम, जिसका दूसरा नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी है अहमदाबाद के अंदर। तो अब जो चौंप गांव में ये जो चौंप गांव क्यों चर्चा में रहा, तो हमें पता ही है कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम चौंप गांव में भारत का दूसरा, देखो भारत का तो दूसरा है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। इसका निर्माण गुजरात के मोटेरा के अनुरूप ही किया जाएगा, जैसा गुजरात में उसी अनुसार ये बनाया जाएगा। तीसरा, इस स्टेडियम हेतु 100 एकड़ जमीन
100 एकड़ जमीन भी आवंटित की गई है। तो ये सारे तथ्य इससे संबंधित सही है। नेक्स्ट देखिए, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अंबेडकर डीबीटी योजना में निम्न में से कौन सा कथन सही है? लाभार्थी छात्रों को संभाग मुख्यालय पर आवासीय सुविधा के लिए प्रति छात्र 7,000 रुपए देय होंगे, बिल्कुल सही है। जिला मुख्यालय के लिए 5,000 रुपए प्रति देय होंगे, बिल्कुल सही है। इतना ही आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में कितने संभाग हैं? तो 7 संभाग है। उन 7 संभाग पर अगर आप रह रहे हो, 7 संभाग पर अगर आप आवासीय सुविधा प्राप्त कर रहे हो, तो देखो 7 है तो आपको 7,000 रुपए मिल रहे हैं। इसके अलावा जिला है, 33 जिले हैं। उन 33 जिलों में से अगर आप कहीं रह रहे हो तो आवासीय सुविधा के लिए आपको सरकार की तरफ से कितने रुपए का लाभ मिल जाएगा? 5,000 रुपए का। तो संभाग पर 7,000, जिला मुख्यालय पर 5,000। तो उपरोक्त दोनों कथन सही है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के पैरा एथलेटिक्स कृष्णा नागर ने किस स्पर्धा में टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया था? हमने बात की थी कृष्णा नागर ने जो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया है वह किस में किया है? बैडमिंटन के अंदर हासिल किया है। किस में किया है? बैडमिंटन में। अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार प्रदेश में कुल नगरीय निकायों की संख्या कितनी है? कुल नगरीय निकायों की कितनी संख्या है अप्रैल 2022 के अनुसार? तो वो है 213 है। ठीक है, इससे पहले जब हम नगर पालिका की बात करते थे, नगर पालिका जो 149 थी, इसके अलावा जिला परिषद और नगर निगम थे। तो वर्तमान में जो नगरीय निकाय हैं वो पूरे राजस्थान के अंदर जो 33 जिले, उन 33 जिलों में टोटल 213 नगरीय निकाय वर्तमान अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के संबंध में, इस योजना अंतर्गत आप सबको पता है ये चिरंजीवी योजना क्या है? जो भी इस चिरंजीवी योजना के अंदर बीमित व्यक्ति होंगे, उन बीमित व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए जो पहले 5 लाख थी उसको 10 लाख तक का 1 वर्ष के अंदर चिकित्सा सुविधा राजस्थान सरकार के द्वारा उसका जो भी खर्चा होगा वो राजस्थान सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना के तहत वहन किया जाएगा जो भी इसमें बीमित होंगे। इस योजना अंतर्गत निम्न श्रेणियों में के लोगों का प्रीमियम सरकार के द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। देखो यहां पर क्या, सरकार के द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। वैसे अपन ने देखा है 800 से 850 रुपए के आसपास में इसकी प्रतिवर्ष की किस्त रखी गई है प्रति जन आधार कार्ड के ऊपर। तो उस जन आधार कार्ड के ऊपर भी कई ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको इसमें छूट दी गई है। उसका जो किस्त है वो किस्त का भुगतान सरकार के द्वारा किया जाएगा। वो कौन कौन से लोग हैं? तो उसमें खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल लोग, इनका ये कह रहे हैं कि इनका क्या खर्चा सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा? बिल्कुल इनका खर्चा वहन किया जाएगा। अपन बोलते हैं जिसको एनएसएफए में जो भी लोग होते हैं उनका खर्चा किसके द्वारा वहन किया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। सामाजिक और आर्थिक जनगणना 2011, ये 2000 सैक जो सर्वे है वो 2011 में, इसको सैक बोलते हैं, ठीक है ना, सैक 2011। जो भी सैक 2011 के अनुसार जितने भी पात्र परिवार है उनका भी खर्चा किसके द्वारा वहन किया जाएगा? तो राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। कोविड-19 एक्स ग्रेसिया और लघु एवं सीमांत कृषकों का भी किसके द्वारा वहन किया जाएगा? तो सरकार के द्वारा। देखो कोविड-19 एक्स ग्रेसिया क्या है कि जब सरकार के द्वारा जो कर्फ्यू लगा दिया गया था, जनता कर्फ्यू बोल दें या फिर उसके बाद में पूरा का पूरा जो राज्य को बंद कर दिया गया था, तो कुछ ऐसे व्यक्ति तो जो राज्य से बाहर कार्य करते थे तो उनका ना तो यहाँ पर मनरेगा में जॉब कार्ड था वगैरह था, और वो जब इस कोविड आपातकाल के दौरान, कोविड काल में जब अपने गांवों में आए थे तो उनको सरकार ने कोविड-19 एक्स ग्रेसिया श्रेणी में माना था और उनको जो जीवन यापन के लिए जो पैसा या धान्य उपलब्ध करवाया था, उनकी भी जो लिस्ट है वो सभी भी इसमें, उनका भी खर्चा क्या है? सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। लघु एवं सीमांत कृषकों का भी सरकार के द्वारा। ये सब वह लोग हैं जिनका खर्चा सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी का जो प्रीमियम है वो सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुसुम योजना का संबंध निम्न में से किससे है? कुसुम योजना का संबंध है ऊर्जा, सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना। यह केंद्र सरकार की योजना, ध्यान रखना।
इस सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, जो गांवों के अंदर ट्यूबवेल वगैरह होते हैं उसके ऊपर सौर संयंत्र की स्थापना करके उसका प्रयोग करने के लिए ये योजना चलाई गई है। नेक्स्ट देखिए, प्रशासन शहरों के संघ अभियान में कौन से कार्य सम्मिलित है? प्रशासन शहरों के संघ अभियान, जैसा कि अपन को पता है 2 अक्टूबर से शुरू हुआ और 31 मार्च 2022। कब से शुरू हुआ ये? 2 अक्टूबर। ये सवाल पूछा जा सकता है कि ये कब शुरू हुआ और कहां तक चला ये? 31 मार्च 2022। ये शहरों के संघ है ना। गांवों में बात करेंगे तो 2 अक्टूबर से 17 दिसंबर 2021। ठीक है, ये शहरों के संघ और 2 अक्टूबर 2021 से ये गांवों के संघ, ये अभियान चले थे। इसका मुख्य उद्देश्य, कई ऐसी योजनाएं थी, उस योजनाओं के अंदर सरकार, जो लोग हैं उनको एक जगह पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे की सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाना था। उसमें ऐसे कौन कौन से कार्य सम्मिलित थे? कई कार्य सम्मिलित थे। उसमें से कुछ कार्यों के बारे में यहां लिखा हुआ, पट्टे जारी करना, बिल्कुल पट्टे जारी करना इसका कार्य था। राजस्व विभाग के द्वारा भू रूपांतरण, जमीन का भू रूपांतरण करना, यह भी इसका कार्य था। इंदिरा क्रेडिट कार्ड ऋण आवेदन, तो यह भी इसका कार्य था। आपको पता होना चाहिए, शहरी ऋण आवेदन के अंदर बिना गारंटी के, कितना? बिना गारंटी के 50,000 रुपए तक का लोन मुहैया करवाया जाता है। तो ये उपरोक्त सभी कार्य प्रशासन शहरों के संघ अभियान के दौरान किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रशासन गांवों के संघ। पहले जो शहरों के संघ था, अब क्या पढ़ रहे हैं अपन? गांवों के संघ। प्रशासन गांवों के संघ, इन दो वर्ड का ध्यान रखना कि प्रश्न क्या पूछा गया, शहरों के संघ या गांवों के संघ। ठीक है ना। प्रशासन गांवों के संघ अभियान के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। गांवों के संघ अभियान में गलत कथन का चयन कीजिए। तो पहला है, यहां पर देखिए, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का पंजीकरण करना। जो भी चिरंजीवी योजना के अंतर्गत जो अभी तक वंचित रह गए हैं, उन लोगों का, उन परिवारों का यहां पर पंजीकरण करना, बिल्कुल यह कार्य इसके द्वारा किया गया है गांवों के संघ अभियान में। भूमिहीन को आवासीय पट्टे जारी करना, बिल्कुल भूमिहीन व्यक्ति जो थे उनकी सूची बनाकर उनको गांव के अंदर आबादी भूमि में पट्टे देने का कार्य भी गांवों के अभियान के दौरान किया गया है। 30 वर्ष से अधिक के लोगों की स्वास्थ्य जांच करना, वहां पर मेडिकल टीम भी बैठी थी जो यहां पर जांच करती थी। गांवों के संघ अभियान के दौरान कुल 19 विभाग, कितने विभाग हैं? 19 विभाग के कर्मचारी उस प्रशासन गांवों के संघ अभियान के दौरान वहां पर आते थे और सारे के विभाग होते थे, चाहे वो चिकित्सा विभाग हो, चाहे वो राजस्व विभाग हो, पंचायती राज विभाग हो, विद्युत विभाग हो, पुलिस प्रशासन का विभाग है, जलदाय है, आदि सारे जो भी विभाग होते हैं, उन सारे विभाग के 19 विभागों के कुल कर्मचारी वहां पर मौजूद रहते थे। तो उनसे संबंधित कोई भी काम होता था तो उस अभियान के दौरान एक ही छत के नीचे वो सारे कार्य संपादित होते थे। तो उनमें से कुछ है कि कौन सा इसमें से गलत है। तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का पंजीकरण क्या हो रहा था? बिल्कुल हो रहा था। भूमिहीन को आवासीय पट्टे जारी करना हो रहा था। 30 वर्ष से अधिक के लोगों का स्वास्थ्य जांच करना यह भी हो रहा था। एक यहां पर दिया है कि अभियान का आयोजन प्रत्येक राजस्व ग्राम में किया जा रहा था। तो ध्यान रखना, प्रत्येक राजस्व ग्राम में नहीं किया जा रहा था। अभियान का आयोजन प्रत्येक ग्राम पंचायत में किया जा रहा था। प्रत्येक ग्राम पंचायत में किया जाता, राजस्व गांव में नहीं किया जाता। ये बिल्कुल आपको एक लाइन मिलती है, उस लाइन में हल्का सा कहीं पर थोड़ा सा करेक्शन होता है और वह आपको सत्य असत्य या कथन के अंदर गलत या सही कथन का चयन करना होता है। तो प्रश्न को पूर्ण तरीके से पढ़ा जाए और उसके बाद में उसके जो ऑप्शन दिए उसको अगर तरीके से पढ़ा जाए तो आंसर निकलने में ज्यादा देर नहीं लगती है। तो यहां पर ये ध्यान देना। नेक्स्ट देखिए,
महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार ने किस पैरा एथलेटिक्स को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर मनोनीत किया है? वर्तमान में यह सवाल अभी कंप्यूटर वाले पेपर में भी देखने को मिला था। और कौन है वो? अवनी लेखरा। अवनी लेखरा जो शूटिंग के अंदर अभी पैरालंपिक के अंदर स्वर्ण पदक विजेता है, 10 मीटर शूटिंग कंपटीशन के अंदर इसने जीता था। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय बाजरा अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहां होगी? यह प्रस्तावित हुई है। कहां पर होगी? तो बाड़मेर में होगी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे जल जीवन मिशन योजना में केंद्र और राज्य की भागीदारी कितनी है? हम वर्तमान में कुछ सरकार पहले देखते थे तो राज्य और केंद्र का जो हिस्सा होता था वह आपको केंद्र के द्वारा 90% किसी भी योजना के अंदर उनका अनुदान होता था और सरकार के द्वारा 10% लिया जाता था। फिर धीरे धीरे करते केंद्र सरकार ने अपना जो अनुदान है वह 75 कर दिया और राज्य सरकार के द्वारा 25। फिर उसके बाद में हमें 70-30 मिलने लगा। कुछ टाइम पहले तक 60-40 मिल रहा था। अभी जो जल जीवन मिशन जो योजना सरकार के द्वारा लाई गई है तो केंद्र और सरकार के द्वारा इसमें जो अनुदान है वो 50-50% है। यह ऐसा हमें बहुत कम देखने को मिला है, यह इसमें है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप याद रखना कि केंद्र सरकार द्वारा चला जाए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र और राज्य की भागीदारी वह कितनी है? 50-50% है दोनों की भागीदारी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राज्य सरकार प्रशासन शहरों के संघ अभियान में किस धारा को जादुई धारा कहकर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, जादुई धारा कहकर संबोधित कर रही है? राज्य सरकार ने इस धारा को जादुई धारा, क्यों जादुई धारा कहा है? क्योंकि प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंदर पट्टे वितरित करना उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो 69A जो धारा है इसको इन्होंने क्या बताया है? जादुई धारा बताया है। नेक्स्ट देखिए, किस युवा साहित्यकार को केंद्रीय साहित्य अकादमी ने राजस्थानी भाषा के युवा साहित्यकार पुरस्कार से सम्मानित किया है? किस अकादमी ने किया है? केंद्रीय साहित्य अकादमी ने किया है। राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार किसको किया है? महेंद्र सिंह छायण को किया है। महेंद्र सिंह छायण को किया है। तो इससे संबंधित कौन कौन सी कृति है जिसके लिए इनको पुरस्कृत किया गया है, यह आपको पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, 9 सितंबर 2021 को प्रदेश के किस नेशनल हाईवे पर स्थित इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है? तो वर्तमान में आपको पता होना चाहिए कि जो ये भारत है, इस भारत के अंदर सीमा पर, बिल्कुल सीमा के सटती हुई एक योजना चलाई गई है। उस सीमा के सटती हुई रोड बन रही है। इस रोड का, इस योजना का क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है? आप सबको पता है? भारतमाला। देखो भारत की माला बन गई ना, भारतमाला परियोजना। इस भारतमाला परियोजना के दौरान जो ये बाड़मेर और जालोर के क्षेत्र पे जो सांचौर है, इस सांचौर के अंदर ये जो बात हो रही ना, तो ये जो रोड बन रही है, इस रोड की किस तरह की जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को दिखाया गया है। उस पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। जो फाइटर जेट है उन फाइटर जेट की इमरजेंसी लैंडिंग कराकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। वह NH कौन सा है? NH 925, जो गांधव पुलिया जो हम बोलते हैं, सांचौर के पास में जो गांधव पुलिया है और गांधव जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो ये रोड निकल रही है उस जगह पर यह आयोजन किया गया था और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद थे। इस उद्घाटन पर इस रोड का उद्घाटन किया गया था। ठीक है। इस योजना का नाम क्या है? इस योजना का नाम भारतमाला परियोजना है। पूरी की पूरी माला की तरह यह रोड बन रही है। नेक्स्ट देखिए, पचपदरा में स्थापित हो रही राजस्थान पेट्रोलियम रिफाइनरी में राज्य सरकार और HPCL की हिस्सेदारी का सही विकल्प क्या है? देखो, राज्य सरकार और HPCL, ये जो पचपदरा में रिफाइनरी बन रही है, ये दो संगठन का संयुक्त उपक्रम है। एक है राज्य सरकार और दूसरा है HPCL। तो देखो क्रमशः जब भी लिखा हो ना, तो पहले राज्य सरकार का हिस्सा क्या है और बाद में HPCL का हिस्सा क्या है, यह आपको बताना होता है। तो राज्य सरकार का पहले हिस्सा है वह 26% है। राज्य सरकार कितना है?
और HPCL का कितना है? यह किसका है? राज्य सरकार का है। और यह किसका है? HPCL का है। तो इसका पहला जो आंसर है वह सही है। नेक्स्ट देखिए, वैसे आपको ये सब पता ही होगा कि पचपदरा में जो रिफाइनरी लग रही है, ये भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी लग रही है और भारत की ये 26वीं रिफाइनरी है। ठीक है ना। इससे संबंधित 100 औद्योगिक इकाइयां लगेगी। यहां पर रीको का जो एरिया बनेगा, बोरावास, कलावा, रीको एरिया, ये सभी पचपदरा से संबंधित है। नेक्स्ट है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व साइंस व जियोलॉजिकल विभाग खनिज खोज कार्य की आरंभिक रिपोर्ट में प्रदेश के किन स्थानों पर मैग्नीज के विशाल भंडार मिले हैं? किसके विशाल भंडार मिले हैं? मैग्नीज के विशाल भंडार मिले हैं। तो याद रखना, वह युग्म है बांसवाड़ा और राजसमंद के अंदर मैग्नीज के विशाल भंडार मिले हैं। देखो, अभी वर्तमान में विशाल भंडार से संबंधित हमें दो चीजें याद रखनी। मैग्नीज के विशाल भंडार की जब भी बात आएगी तो बांसवाड़ा और राजसमंद है। और पोटास के विशाल भंडार में कहां मिले हैं? तो वह बिल्कुल, ये बिल्कुल नीचे की तरफ है मैग्नीज, और वह पोटास है जो बिल्कुल ऊपर की तरफ मिलेगा। हनुमानगढ़, बीकानेर साइड में हमें पोटास के विशाल भंडार मिले हैं। नेक्स्ट देखिए, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना, अभी अपन ने बात की ही थी। 2021 के तहत बिना ब्याज और गारंटी के लाभार्थियों को कितने रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा? तो यह हमने देखा ही है, 50,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। राजस्थान में वर्तमान में पंचायत समितियों की संख्या कितनी है? राजस्थान में वर्तमान में पंचायत समितियों की संख्या कितनी हो चुकी है? तो 352 हो चुकी है। ठीक है ना। यह अप्रैल 2022 तक पंचायत समिति जो है 352 हो चुकी है। इससे पहले पंचायत समितियां कितनी थी? 295 थी। तो परिसीमन के बाद में वर्तमान स्थिति में अब कितनी हो गई है? 352 पंचायत समितियां पूरे राजस्थान में हो गई है। नेक्स्ट देखिए, 19 अगस्त 2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार अब उद्योग विभाग को किस नए नाम से जाना जाएगा? पहले जिसे हम उद्योग विभाग बोलते थे, उस उद्योग विभाग का नाम चेंज करके उद्योग एवं वाणिज्य विभाग कर दिया गया है। देखो, थोड़ा सा ही चेंजेज है, पर यह प्रश्न बनता है क्योंकि विभाग से संबंधित वर्तमान में कई ऐसे हैं कि कौन सी योजना जो लागू हुई है, इस योजना को किस विभाग के द्वारा चलाया जाएगा, ऐसे प्रश्न अभी वर्तमान में कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो याद रखना, जो उद्योग विभाग है, इस उद्योग विभाग को अब किस नाम से जाना जाएगा? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी और प्रदेश की पहली सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी कहां बनना प्रस्तावित है? मोहनपुरा, सीकर के अंदर यह बनना। देखो, सीकर झुंझुनू साइड में वैसे भी फौज में जाने वाले लोगों की संख्या अधिक रहती है, तो यह जो सशस्त्र बल अकादमी भी जो बन रही है, जो एकेडमी बनेगी, वह भी मोहनपुरा, सीकर के अंदर बन रही है। सितंबर 2021 में निम्न में से किन दो स्वास्थ्य योजना का एकीकरण किया गया है? देखो, स्वास्थ्य योजना चूंकि पूरे भारत में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना यह चल रही है। ठीक है ना। आयुष्मान भारत योजना है, राजस्थान में इसका नाम है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना। और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, यह राजस्थान सरकार के द्वारा जन आधार कार्ड पे चलाई गई थी, जो भी बीमित व्यक्ति होते हैं उन बीमित व्यक्तियों से संबंधित। तो इन दोनों योजनाओं का एकीकरण किया गया है, क्योंकि इसमें भी स्वास्थ्य से संबंधित लाभ दिया जा रहा है और इसमें भी स्वास्थ्य से संबंधित लाभ दिया जा रहा है। तो इसका मतलब दोहरीकरण न हो पाए, इसलिए दोनों योजनाओं का एकीकरण कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सी दो योजनाओं का एकीकरण हो चुका है? आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का एकीकरण किया गया है। नेक्स्ट देखिए, कॉलेज विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री सुलभता की दृष्टि से उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा किस ऐप का शुभारंभ किया गया है? किस ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो आप सभी को पता है, क्योंकि यह अभी कई पेपर्स में यह पूछा गया है। माई बुक लो ऐप का शुभारंभ किया गया है।
वर्तमान में आपको पता भी होगा कि कॉलेज शिक्षा से संबंधित कुछ 35 से 40 ऐप है जो अलवर के इमरान खान के द्वारा बनाए गए थे, और ऐसे कई कार्यक्रम है जो कॉलेज स्तर पर उनके द्वारा शुरू किए गए, तो उनको भी सरकार ने जो है स्कूल शिक्षा से कॉलेज शिक्षा में क्रमोन्नत किया गया, उनका भी इसमें काफी योगदान है। नेक्स्ट देखिए, जून 2021 की स्थिति के अनुसार प्रदेश में कुल नगरीय दिखाओ, ये तो अपन ने पढ़ लिया है, कितने हैं, 213 है। राजस्थान में मेलों का सिरमौर तिलवाड़ा पशु मेला किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है? मेलों का सिरमौर तिलवाड़ा पशु मेला किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर क्या है, लूनी नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। वर्तमान में जितने भी पशु मेले हैं, तो आप सभी को ये तिलवाड़ा पशु मेला काफी समय से बंद था और सरकार से इसकी मांग की गई और उसके बाद में शुरू हुआ, तो चर्चा का विषय रहा था। तो चर्चा का विषय है, तो मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। पशु मेला बहुत बड़ा पशु मेला है ये, और जितने भी पशु मेले लगते हैं वह पशु मेले किस पुरातात्विक या किस नदी के किनारे लगते हैं? वर्तमान में प्रश्नों का थोड़ा सा लेवल जब बढ़ जाता है, क्योंकि लगभग सबको याद हो चुका है कि यह पशु मेला कहाँ लग रहा है या किसके द्वारा लगाया जा रहा है, किसकी याद में लगाया जा रहा है, तो सब है, वो सब तो याद ही है। तो आपको थोड़ा सा अपडेट रहना होगा कि यह पशु मेला किस नदी के किनारे लग रहा है, किस पुरातात्विक स्थल के किनारे लग रहा है। तो राजस्थान में जो तिलवाड़ा पशु मेला लग रहा है, उसके नजदीक में सबसे नजदीक नदी कौन सी है? तो लूनी नदी है। 12 अप्रैल 2021 को राजस्थान के छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? प्रद्युम्न सिंह को बनाया गया है। प्रद्युम्न सिंह को बनाया गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 वित्त आयोग पहले भी थे, प्रथम वित्त आयोग से 5 वित्त आयोग पूरे हो गए, छठा वित्त आयोग था। मार्च 2021 में जारी किए गए राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति के प्रारूप में निम्न में से किन बातों को सम्मिलित किया गया है? देखो, राजस्थान ने पहली हस्तशिल्प नीति लागू की है, ठीक है ना, हस्तशिल्प नीति 2021। राजस्थान वह राज्य है जिसके द्वारा हस्तशिल्प नीति लागू की गई है, ध्यान रखना। तो इसमें कौन सी बातों को सम्मिलित किया गया है? कोई एक बात है या सारी बात है? कौन कौन सी बातों को सम्मिलित किया गया है? हस्तशिल्पियों के उत्थान के बेहतर मार्केट की व्यवस्था करना, बिल्कुल इसीलिए तो ये नीति लागू हुई है। प्रदेश की हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना, कई ऐसी हस्तकलाएं हैं, हमने कई बार पढ़ा है, जैसे कि थेवा कला है, मीनाकारी है, और इसके अलावा भी कई ऐसी है जैसे कि अजरक प्रिंट है, आदि कई प्रकार की जो हस्तकलाएं हैं जिन पर राजस्थान की काफी बड़ी आबादी जो अपना जीवन यापन करती है, उन कलाओं का धीरे धीरे हम देखते हैं कि कुछ ऐसे ही कलाकार बचे हैं जो उस कला को जीवित रख के बैठे हैं। तो उन कलाकारों के द्वारा नए प्रशिक्षण देकर इस कला को वापस पुनर्जीवित करना भी इस नीति का उद्देश्य है। राज्य के उत्पादों के निर्यात योग्य बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना, बिल्कुल जो हस्तशिल्प है, राजस्थान वैसे भी हस्तशिल्प के अंदर अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखता है। इसके अलावा इसको एक और वृहद रूप देने के लिए भी इस नीति के अंदर कुछ ऐसे समावेश किए गए हैं। तो यह उपरोक्त सभी कथन है जो इस नीति से संबंधित सही है। नेक्स्ट देखिए, अनुप्रति योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनुप्रति योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? SC/ST के विद्यार्थियों को कोचिंग कराने की योजना है, बिल्कुल है, ठीक है। ऐसी ना तो ये विवाह से संबंधित योजना है, अनुप्रति योजना किससे संबंधित है? तो कोचिंग से संबंधित है। ना ही ये किसी अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता देने से, अनाथ बच्चों के लिए पालनहार योजना है, ना ही विकलांग बच्चों के लिए। ये किससे संबंधित है? कोचिंग कराने से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना का संबंध निम्न में से है। मैंने आपको ये पहले भी बताया कि केंद्र सरकार की योजना है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना किससे संबंधित है? केंद्र सरकार की योजना है। दूसरा, किसानों को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए, यह भी अपन ने बात की थी, किसानों को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए यह योजना चलाएगी। योजना द्वारा किसानों को सोलर पंप एवं ग्रिड से जुड़े संयंत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। सोलर पंप और ग्रिड से जुड़े संयंत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी सत्य है। नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार
राज्य में कुल कितना प्रतिशत शहरीकरण हो चुका है। हमें पता है कि भारत के अंदर अधिकतर आबादी जो है वो गांवों में रहती है। राजस्थान के अंदर ग्रामीण परिवेश भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। पर जो 2011 का जो सर्वे है, 2011 के जो सेंसस आंकड़े हैं, उसके अनुसार राजस्थान के अंदर लगभग 24.87% जनसंख्या है वह वर्तमान में इसका शहरीकरण हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा युग्म 40% अधिक शहरी जनसंख्या वाले राज्य नहीं है, यहां पर जिलों का है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा युग्म 40% से अधिक शहरी जनसंख्या वाले जिलों का है। देखो, जब शहरी जनसंख्या की बात करेंगे, जब 2011 के भी आंकड़े देखते हैं तो उसमें जयपुर की जनसंख्या हमें 65 लाख से भी ऊपर की मिलती है 2011 के आंकड़ों में। तो जयपुर तो शहरी आंकड़ों में 40% से ऊपर है ही, तो जयपुर यहां पर अपन को एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। तो ये कौन सा युग्म हो सकता है, तो आप सबको पता होना चाहिए, कोटा, जयपुर और अजमेर, ये शहरी आबादी के मामले में 40% से अधिक जो जनसंख्या यहाँ की है वो शहरों में रहती है, कोटा, जयपुर और अजमेर के अंदर। और जालोर की बात करें तो जालोर की लगभग 76% आबादी है जो गांवों में रहती है। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में सत्य कथन बताइए। स्मार्ट सिटी मिशन केंद्र सरकार के द्वारा जून 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन जो चलाया गया था, इस मिशन में 100 शहरों को सम्मिलित किया गया था और राजस्थान के इसमें 4 शहर सम्मिलित किए गए थे। ये तीनों बातें सही है। केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया था, 100 शहर सम्मिलित किए गए, उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर, राजस्थान के 4 शहरों को इसमें सम्मिलित किया गया। सभी कथन सही है। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना निम्न में से किससे संबंधित है। तो देखिए, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन, 55 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक महिला के लिए। देखो, 55 वर्ष से प्रत्येक अधिक आयु की महिला जरूरी नहीं है कि वह एकल होगी। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की विधवा महिलाओं के लिए, तो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए नहीं है, जो भी है, जो भी महिला है, जो विधवा है, जो तलाकशुदा है या परित्यक्ता है, इसका मतलब कौन होगी, वह सारी महिलाएं कैसी होगी, एकल महिलाएं होगी। उन एकल महिलाओं से संबंधित यह योजना है नारी सम्मान पेंशन योजना। इसका आंसर है 1। प्रदेश में, अच्छा अभी अपन ने बात की थी जब मैग्नीज के भंडार पड़े थे बांसवाड़ा और राजसमंद में, तो अपन ने बात की थी पोटास के भंडार। प्रदेश में पोटास के भंडारों के लिए किन जिलों का समूह को श्रेष्ठ स्थान दिया जा सकता है, जहां पर सबसे ज्यादा पोटास के भंडार। अभी अपन हनुमानगढ़, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, यह वह जिलों का समूह है जहां पर पोटास के सर्वाधिक भंडार हमें मिले हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही के दिनों में अलवर का कोट कासिम नाम से एक अलवर में जगह है, चर्चा में रहने का क्या कारण है। तो यह अपन को पता है कि अलवर जो पूरा जिला है यह एनसीआर का क्षेत्र है। एनसीआर वह क्षेत्र है जो अपने दिल्ली का जो दिल्ली राजधानी है, तो राजधानी से सबसे नजदीकी जो क्षेत्र है जिसको अपन ने एनसीआर में डाला गया है। तो राजधानी के अंदर जो ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक को कम करने के लिए ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है एनसीआर क्षेत्रों में। उसी क्षेत्र डाइवर्जन के द्वारा अलवर के कोट कासिम में ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी प्रस्तावित है, तो इसलिए यह चर्चा का विषय है। कोट कासिम में ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है यात्री भार को भी कम करने के लिए दिल्ली के अंदर, तो यह चर्चा का विषय है। देश का पहला अंगदाता स्मारक, अंगदाता जो ऑर्गन डोनेट किए जाते हैं, उस ऑर्गन डोनेट से संबंधित जो स्मारक बनाया जा रहा है, जो स्थापित हुआ है, वो कहां पर हुआ है, जयपुर के अंदर हुआ। देश का पहला है, ठीक है ना, राज्य का तो है ही, देश का भी पहला अंगदाता स्मारक बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, नई शिक्षा नीति के तहत 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई को निम्न में से किस फॉर्मूले द्वारा 4 चरणों में बांटने का प्रयास कैबिनेट ने मंजूर किया है। तो क्या सिस्टम रहेगा, पहले हमें पता था कि हम पहली क्लास से शुरू करते हैं, उसके बाद में 10 तक पढ़ते हैं, उसके बाद में हम पढ़ते हैं 11वीं और 12वीं।
तो जब इस 11वीं 12वीं को पढ़ते थे तब इसको बोलते थे, पहली जो योजना थी उसको बोलते थे 10+2, ऐसे ही बोलते थे 10+2। तो 10वीं तक तो हम लगातार, और उसके बाद में 11वीं 12वीं, और उसके बाद में +3। ये क्या था? ये था ग्रेजुएशन। ये हो गई सेकेंडरी, ये हायर सेकेंडरी, और ये ग्रेजुएशन। अब जो सिस्टम कर दिया है 5+3+3+4, 5वीं के बाद में 8वीं, उसके बाद में हमारा सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, और 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स। तो यह युग्म हमें कहां दिख रहा है? यह दिख रहा है हमें सेकंड ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या है? जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति 2020 केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई है, इसमें यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश में इंदिरा रसोई योजना के तहत कितने रुपए में भरपेट भोजन करवाया जा रहा है? कितने रुपए में करवाया जा रहा है? 8 रुपए में करवाया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अभी वर्तमान में जो 358 के समथिंग इंदिरा रसोई योजना चल रही थी, उस 358 को बढ़ाकर अब कितना कर दिया जाएगा? तो 1000 रसोइयां की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 8 मार्च 2020 को, 8 मार्च जो महिला दिवस, राज्य स्तरीय महिला शक्ति पुरस्कार किसे दिया गया है? यह पेपर में सवाल भी आया था, तो ध्यान रखना, रूमा देवी को दिया गया है। नवंबर 2021 से लागू की गई राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS के संबंध में सही कथनों पर विचार कीजिए। RGHS, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इस गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर राज्य सरकार से संबंधित जो कर्मचारी है, जो पेंशन भोगी है, और इसके अलावा भी कई ऐसे जो राज्य सरकार में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जैसे विधायक है, पूर्व विधायक है, ऐसे सभी व्यक्तियों को राजस्थान सरकार, जैसे चिरंजीवी बीमा योजना है, स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसी तरह RGHS लागू की है, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। जैसे सेंट्रल में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, उसी तर्ज पर RGHS लागू की है। तो उससे संबंधित कथन अपन देखते हैं। यह योजना केंद्र की CGHS की तर्ज पर राज्य में लागू की गई, बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत विधायक, पूर्व विधायक, राज्य सरकार के कार्मिक तथा पेंशनरों को इसमें शामिल किया गया है, बिल्कुल सही है। इस योजना के अंतर्गत 13 लाख लाभार्थी परिवारों को इंडोर, आउटडोर और कैशलेस सुविधा प्राप्त हो सकेगी। ये 13 लाख व्यक्ति कौन है? जो राज्य सरकार में कर्मचारी या पेंशनर है, बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सारे कथन इसमें सही है। नेक्स्ट देखिए, 2 अप्रैल 2022 में किस स्पेस एजेंसी ने एक निजी दल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सफलतापूर्वक पहुंचाया है? वह निजी, देखो यहां पर बाकी तो सारे के सारे निजी नहीं है। तो स्पेस एक्स एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, हम सबने नाम भी सुन रखा होगा। टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क के द्वारा स्पेस एक्स का जो है स्पेस एक्स चलाई जा रही है, और उन्हीं के द्वारा ये निजी दल अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर भेजा गया है। भारत द्वारा प्रक्षेपित चंद्रयान 2 ने हाल ही में चंद्रमा पर कौन सी गैस की खोज की? देखो, चंद्रयान 2 के एक बहुत ही बड़ी योजना थी, जो सफलतापूर्वक चंद्रमा के ध्रुव में जो चंद्रयान 2 को स्थापित कर पाई है। हालांकि जो इसका रोवर था, वो रोवर नीचे लैंड होने में असफल हो गया था, लेकिन जो इसकी जो धुरी में जो चंद्रयान 2 है, उसने इस चंद्रमा पर एक गैस की खोज की है। याद रखना, उस गैस कौन सी है? वो ऑर्गन 40 चंद्रमा पर यह गैस पाई गई है। इसकी खोज किसने की है? चंद्रयान 2 ने की है। हाल ही में रेबीज मुक्त घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? देखिए, रेबीज एक रोग होता है, जो कुत्ते की लार में यह रेबीज नाम का जो वायरस पाया जाता है। इससे संबंधित जो रोग है, इस रोग से मुक्त हो गया है, वह पहला राज्य है, वह है गोवा। राजस्थान का भारत का पहला राज्य जो इस रोग से मुक्त घोषित हो चुका है। CSIR केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण के परीक्षण के लिए विकसित RT-PCR, देखिए ठीक है ना, RT-PCR किट। आपको सभी को पता होगा कि जो RT-PCR किट था, जो कोरोना के अंदर जांच के लिए कि यह कोविड पॉजिटिव है या नहीं है, यह बहुत चला था। तो CSIR के द्वारा RT-PCR किट विकसित किया गया है। उस RT-PCR किट को क्या नाम दिया गया? तो ओम दिया गया, ठीक है ना, ओम। भारत में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन गया। देखो, DNA वैक्सीन, इससे पहले जो वैक्सीन लगे थे वो प्रतिरोधी रक्षा तंत्र पर लगाए गए थे।
तो डीएनए वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला देश बन गया, विश्व का पहला देश बन गया है। किस कंपनी ने इस प्लाज्मिड में डीएनए वैक्सीन का उत्पादन किया है? किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो जायडस के द्वारा किया गया है। ये जायडस कैडिला है जिसने डीएनए वैक्सीन बनाया है। नेक्स्ट देखिए, जनवरी 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। किस जगह पर किया गया? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, 14 जनवरी 2022 को भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? देखो, भारत आज से पहले 2015, 16, 17 ऐसी बात करें या उससे पहले भी बात करें तो विश्व में सर्वाधिक हथियार आयात करता था। विश्व में सर्वाधिक हथियार भारत के अंदर आयात होते थे, कई देशों से भारत खरीदता था। वर्तमान में भारत हथियार निर्माता देशों की श्रेणी में धीरे धीरे अपनी पहुंच बना रहा है। उसी श्रेणी में भारत ने ब्रह्मोस जो मिसाइल है, ब्रह्मोस देखो, ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस जो है ये ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोस, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अंदर है, मॉस्कोस रसिया के अंदर है। तो इससे ही हमें पता चल जाएगा जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो किसके संयुक्त उपक्रम है? तो भारत और रूस के द्वारा जो इसका उपक्रम है, ये इसी के द्वारा ये मिसाइल बनाई गई थी, जो भारत की अपनी एक सुपरसोनिक मिसाइल है। इस मिसाइल को भारत ने अभी बेचे हैं, इस मिसाइल को। ये कौन सा देश है जिसने इसको खरीदा है? वो फिलीपींस है। तो धीरे धीरे भारत भी हथियार निर्माता देशों की श्रेणी में अपनी पहचान बना रहा है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सेना ने क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना कहां पर की है? याद रखना, क्वांटम प्रयोगशाला, इसके विषय में ज्यादा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्वांटम प्रयोगशाला है जो भारतीय सेना के द्वारा महू में स्थापित की गई है। नेक्स्ट देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 6 अक्टूबर 2021 को पहले मलेरिया रोधी टीके को उपचार हेतु अनुमोदित किया गया है। एक टीका बनाया गया जो मलेरिया रोधी है। हम बात करते हैं जब भी कोई टीका होता है, उस टीके का उपयोग किस लिए होता है कि वह टीका पहले ही लग जाता है तो उससे संबंधित, जब भविष्य में हमें उससे संबंधित रोग से संबंधित जीवाणु विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से मौजूद होती है। तो मलेरिया से मरने वालों की संख्या भारत में काफी अधिक रहती है। तो इस टीके का अभी परीक्षण हुआ है और इसको उपचार के लिए अनुमोदित किया गया है। उस टीके का नाम क्या है? उसका नाम है मास्क्यूरिक्स। क्या नाम है? मास्क्यूरिक्स। मास्क्यूरिक्स टीका किससे संबंधित है? तो आप ऐसा भी सवाल आता है तो याद रखना, मलेरिया के रोग से संबंधित है। हाल ही में भारत द्वारा अंटार्कटिका के लिए भेजे गए वैज्ञानिक अभियान के संबंध में सत्य कथन क्या है? अंटार्कटिका में जो अभियान भेजा गया है, इस अभियान के तहत 23 वैज्ञानिकों का दल अंटार्कटिका भेजा गया था। बिल्कुल सही है। यह अंटार्कटिका के लिए भारत का 41वां वैज्ञानिक अभियान दल है। कौन सा दल है? 41वां वैज्ञानिक अभियान दल है। यह भी बिल्कुल सही है। यह अभियान 15 नवंबर 2021 को भेजा गया था। बिल्कुल सही है। तो ये तीनों कथन इसमें सही है। तो अंटार्कटिका अभियान से संबंधित जो वैज्ञानिक अभियान है उससे संबंधित एक कथन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में वैज्ञानिक ने किस ग्रह उपग्रह से लाई गई मिट्टी में पौधा उगाने में सफलता प्राप्त की है? नॉर्मली देखेंगे तो अभी तक हम चंद्रमा तक ही पहुंचकर वहां से वापस आने में अभी तक सफल हो पाए। तो ऐसे भी अपन आइडिया लगा सकते हैं कि ये चंद्रमा है जिससे हमने मिट्टी लाई है और मिट्टी लाके उस पर पौधे उगाने में सफलता प्राप्त की है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट विश्व में कितना कार्बन बढ़ रहा है यह लगाया गया है, जिसका नामकरण ORCA, ORCA, ठीक है ना, ये हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं हुआ, जिसका नाम ORCA रखा गया है। यह ORCA, ये जो कार्बन कैप्चर प्लांट है, ये कहां स्थापित किया गया है? कहां स्थापित किया गया है? ये आइसलैंड के अंदर स्थापित किया गया है। कार्बन कैप्चर प्लांट है जो वर्तमान में कितना कार्बन है जो हमारे वायुमंडल में आ चुका है तो उसकी कैप्चरिंग का ये काम करता है। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में
चावल के नाम से संबोधित अंतरिक्ष में धान पैदा करने में कामयाबी हासिल की है। अंतरिक्ष चावल, स्पेस राइस, ठीक है ना, स्पेस राइस नाम से जो संबोधित है, अंतरिक्ष में धान पैदा करने में सफलता हासिल की है, तो वो चाइना के द्वारा इस प्रकार का कार्य किया गया है। 9 मार्च 2021 को किस देश में वैज्ञानिकों द्वारा विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू को तैयार किया गया? देखो फुगाकू इस टाइप के नाम से हमें पता चल ही जाता है वैसे भी, और जापान इस क्षेत्र में है। वैसे अभी अभी एक और न्यूज आ रही है कि FSR नाम से जो मेटा कंपनी है, जो फेसबुक की फादर कंपनी है, उसके द्वारा एक सुपर कंप्यूटर बनाया जा रहा है। वो अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो वर्तमान में जो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है वो फुगाकू है, और जब वो बन जाएगा, पूर्ण रूप से आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी, तो FSR उससे भी ज्यादा शक्तिशाली सामने आएगा। प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बबलियान चौकी हाल ही में किस वजह से चर्चा में है? देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, बबलियान चौकी है, ये किस लिए चर्चा में आया था? तो ध्यान रखना, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आरंभ के कारण यह चर्चा में आया था। किस कारण चर्चा में आया है? बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के कारण यह चर्चा में आया था। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के कारण यह चर्चा में आया है। आपको पता होगा कि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी इससे पहले पंजाब के वाघा बॉर्डर पर भी होती है। भारत से कई ऐसे वीर हैं जो देखने के लिए जाते भी हैं, कई यात्री है, पर्यटक है, जो इस रिट्रीट सेरेमनी का हिस्सा भी बनते हैं। उस रिट्रीट में और बबलियान रिट्रीट में एक ही फर्क है कि यहां पर पंजाब के वाघा बॉर्डर पर दोनों देशों की BSF मिलकर इस रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन करती है। यहां पर भारत की BSF के द्वारा ही इसका आयोजन किया जाएगा। केंद्र सरकार की PM वाणी योजना का शुभारंभ हाल ही में प्रदेश के किस जिले से हुआ है? पहले ये नागपुर में ऐसा कर चुके हैं। यह संबंधित है कि जो मूक बधिर है उनके लिए भी रेडियो का किया गया था। तो PM वाणी योजना का शुभारंभ जो प्रदेश के किस जिले में हुआ है? केंद्र सरकार की योजना है, प्रतापगढ़ के अंदर इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट देखिए, 26 जनवरी 2022 को राजभवन जयपुर में संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया है। किस पार्क का शिलान्यास किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क, संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया है, जिसके विषय में सही कथन या कथनों का चयन कीजिए। संविधान पार्क में चरखा कतरते गांधी जी की प्रतिमा बनेगी। संविधान पार्क में चरखा कतरते गांधी जी की प्रतिमा बनेगी, बिल्कुल बनेगी। संविधान पार्क में महाराणा प्रताप और चेतक की मूर्तियां लगेगी। संविधान पार्क में महाराणा प्रताप और चेतक की मूर्ति लगेगी। संविधान पार्क में 22 भागों का रोचक प्रस्तुतिकरण होगा। देखो संविधान की बात हो रही है तो 22 भाग, संविधान के कितने भाग है? 22 भागों का रोचक प्रस्तुतिकरण होगा। राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी क्रांतिकारी है उनका सजीव चित्रण होगा। देखो यहां पर राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान की बात हो रही है, ठीक है ना, तो राष्ट्रीय आंदोलन का इसमें अभी कोई ऐसा प्रावधान नहीं डाला गया है, तो राष्ट्रीय आंदोलन वाला हटा के राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारियों का सजीव चित्रण, सचित्र वर्णन होगा। तो ऐसा इसमें नहीं हो रहा है, बाकी ये तीनों हो रहे हैं। संविधान में पार्क में चरखा कतरते गांधी जी की प्रतिमा, महाराणा प्रताप और चेतक की मूर्ति और 22 भागों का रोचक प्रस्तुतिकरण यहां पर होगा। यह नहीं हो रहा, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है यहां पर? तो केवल 1, 2 और 3 ये यहां पर ऑप्शन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी वर्तमान जो क्लास थी वो यहां तक ही है। जो अगली अपनी क्लास है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। उस क्लास के अंदर हम जो है राजस्थान का बजट, आर्थिक समीक्षा, कृषि से संबंधित जो बजट रहा है, इसके अलावा जो पशु गणना से संबंधित जो मुख्य सवाल हो सकते हैं, तो पशु गणना है, राजस्थान का बजट है, राजस्थान बजट से बहुत सवाल आते हैं। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा जो है हमारे जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को हर बार परेशान करती है और उससे संबंधित कई फैक्ट आधारित सवाल आते हैं। तो कौन कौन से मुख्य सवाल हो सकते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उससे संबंधित हम अगली क्लास में करेंगे और यहीं पर हम कंक्लूड करेंगे। वह हमारी अंतिम क्लास होगी MCQ की, जो तीसरी क्लास होगी। इन तीनों क्लासों में ये जो 2 क्लास हुई है और तीसरी जो क्लास हम आगे करने वाले हैं, इन तीनों क्लासों से अगर आप सारे सवाल याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको आगामी परीक्षा के अंदर काफ़ी सफलता मिलने के चांसेस रहेंगे। बने रहिए 22 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।